गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर देखो 10th क्लास तक अपने जो पढ़ा है उसके अंदर एक कंबाइंड बुक चलती है जिसमें बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं केमिस्ट्री के जिसके अंदर कुछ फिजिक्स वगैरह के आते हैं। 11th क्लास के अंदर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो आपका केमिस्ट्री के लिए है। सबसे पहले देखो, what is the mean of chemistry? Chemistry is a Greek word which is made up of two words. First one is the chemo and second one is the study. Chemo means होता है chemicals and study means होता है two deals. In other words we can say that the chemistry is a branch of science in which we deals with the study of chemicals. कि साइंस की एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसको स्टडी कर रहे हैं, केमिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स, आइदर दे मे बी मॉलिक्यूल्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। Chemicals are the substance which are made up of either group of atoms or either the group of elements, कि या तो एटम्स का ग्रुप हो सकता है या फिर एलिमेंट्स का ग्रुप हो सकता है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज द केमिकल्स। स्पेसिफिक टाइप कंपाउंड जिसके अंदर या तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एलिमेंटल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल्स बोलते हैं। देखो सबसे पहली बात इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हम केमिस्ट्री को देख रहे हैं, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन द ईच स्टेप ऑफ एवरीडे लाइफ, कि केमिस्ट्री जो है वो हर एक स्टेप के अंदर यूज आ रही है। जनरली वी कैन से दैट नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट द केमिस्ट्री। ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर केमिकल्स का यूज़ नहीं होता हो। सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंस के अंदर यह आता है व्हाट इज़ द मैटर। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि किसी भी सब्सटेंस की अगर हम फिजिकल अक्रेंस या केमिकल अक्रेंस को देखें तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस जो होता है वो उसके अपीरियंस को करता है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सीरीज आई वांट टू इंट्रोड्यूस मैटर। व्हाट इज़ मैटर? देन यू कैन सी दैट समथिंग विच हैव सम मास एंड कवर्स वॉल्यूम। कुछ जो क्या करता है, जिसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम कवर करता है, दैट इज़ नोन एज मैटर। मैटर हैव सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड बाय द solubility, their boiling point, their melting point, their acidic, basic taste, their physical appearance, such type of properties. While the chemical properties are defined by the chemical changes which takes place during their chemical changes. कि किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, उनकी अपीयरेंस, एसिडिक, बेसिक टेस्ट, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए उसकी केमिकल चेंजेस देखने पड़ते हैं बहुत सारे रिएजेंट्स के अलावा की रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, मैटर जो होता है वो टू फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। वाइडली हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ समथिंग विच हैव सम मास एंड कवर्स वॉल्यूम, कि कुछ भी जिसका मास होता है, जो वॉल्यूम कवर करता है, वही क्या है, मैटर है। मैटर में भी प्रेजेंट इन मिक्सचर फॉर्म और इन में भी प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म के अंदर दो फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है, आइदर एलिमेंटल फॉर्म हो सकती है और दूसरी कौन सी हो सकती है, कंपाउंड फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है मिक्सर। मिक्सर मे बी टू टाइप। फर्स्ट वन इज़ द होमोजीनियस मिक्सर एंड सेकंड इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सर। इस टॉपिक के साथ में आपको सिर्फ मैटर की डेफिनेशन देखनी है और ये देखना है कि मैटर प्योर फॉर्म में किस फॉर्म में हो सकता है और मिक्सर फॉर्म में किस में हो सकता है। आगे की जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होती है उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर किसको कहते हैं, मिक्सर किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर किसको कहते हैं, मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड क्यों किया है, ये सारा का सारा देखेंगे। अभी हमने सिर्फ यही देखा था कि चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई केमिकल हो, ईच आर मैटर, कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो अपने आप में मैटर होता है। तो मैटर क्या होता है वो हमने देखा है कि समथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, दैट इज़ नोन एज मैटर। केमिस्ट्री, केमिकल्स की स्टडी। केमिकल्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स हो या एलिमेंट्स हो, दोनों ही चीज़ों को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, उनको मैटर बोल सकते हैं। फिर हमने देखा है कि मैटर की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो मिक्सर फॉर्म में हो सकता है या फिर प्योर फॉर्म में हो सकता है। प्योर फॉर्म में टू फॉर्म्स है, एलिमेंटल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ द कंपाउंड फॉर्म। मिक्सर फॉर्म में होमोजीनियस फॉर्म हो सकती है और कौन सी हो सकती है, हेट्रोजीनियस फॉर्म हो सकती है। अब देखो सॉफ्ट सा टॉपिक है यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या यूज़ है, तो देखो एवरीडे लाइफ में जब अपन उठते हैं, उठने से सोने तक की सारी चीज़ें जो होती हैं वो केमिकल्स पे बेस्ड होती हैं। लाइक अपना टूथपेस्ट होता है,
ठीक है। उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, कुछ ऑयल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के उसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक कैल्शियम वगैरह होता है, ये सारी की सारी। तो टूथपेस्ट, इसके अलावा शॉप होती है। शॉप क्या होती है? फैटी एसिड्स होते हैं जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कोई सा भी सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा जैसे ग्लिसरीन वगैरह प्रेजेंट होती है, तो ये सारे केमिकल से ही बनी होती है। हेयर ऑयल होता है। इसके अलावा जैसे परफ्यूम होती है। परफ्यूम क्या होता है? एस्टर कंपाउंड होता है, तो ये भी क्या होती है? एक तरह का केमिकल ही होता है। इसके अलावा अदर मटेरियल जो होते हैं वो सारे के सारे जो एवरीडे लाइफ में अपन काम में लेते हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए होते हैं? केमिकल्स के बने हुए होते हैं। फिर वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन्स होती हैं, वो भी कैसे होती है? जैसे मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑल्सो केमिकल्स। सो अपन बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती है। देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ केमिस्ट्री। AZT एजिडोथाइमिडीन होता है। ये एक ड्रग का नाम है जो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? एड्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर आप बोलना चाहो तो कोबाल्ट जो होता है उसका 60 आइसोटॉप्स होता है। कोबाल्ट जिसमें उसका मास कितना होता है? 60। वो आइसोटॉप भी किसके लिए काम में लिया जाता है? एड्स के इस ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा टैक्सोल, इसके अलावा सिस्प्लेटिन। टैक्सोल और सिस्प्लेटिन दोनों बहुत ही इफेक्टिव ड्रग होती है किसके ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर के लिए। इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन होता है, पेनिसिलिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है। इसके अलावा क्या होती है? ये सारी की सारी जो ड्रग होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, है ना, ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा जैसे क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ओजोन है, एलम बोल सकते हो, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, जियोलाइट्स है, ऑल आर यूज्ड इन द वाटर प्योरिफिकेशन, कि वाटर को प्योर करने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हम काम में लेते हैं तो जितनी भी कंपोस्ट होती है, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जितने भी एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, ऑल आर यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी अपन केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी केमिस्ट्री का एक बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को कलर करने के लिए, है ना, फाइबर्स को डाई करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें वाइल्ड कैटेगरी में वहाँ पे डाईएजो कंपाउंड्स और इंडिगो डाइज होती हैं, उनको काम में लेते हैं, ना। इंडिगो डाइज और कौन सी डाइज? डाईएजो कंपाउंड्स काफ़ी डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इनको क्या करते हैं अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। इसके अलावा जितने भी क्रॉकरी मटेरियल्स होते हैं, क्रॉकरी मटेरियल में जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, फाइबर है, पॉलीमर है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे भी किससे प्रिपेयर करे जाते हैं? केमिकल से प्रिपेयर करे जाते हैं। इसके बाद में आती है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन होती है, डायनेमाइट होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसके अलावा एंथ्रैक्स होता है, एटम बॉम्ब होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो भी इसके टाइम में काम में आती है, वॉर के टाइम में काम में आती है, युद्ध के टाइम में काम में आते हैं, लड़ने के टाइम में काम में आती हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है उसको अपन क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो CFC होती है उसको कूलिंग एजेंट की जगह काम में लेते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसको कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। उनको एक बार रिव्यू कर देती हूँ। जैसे एवरीडे लाइफ की चीज़ें, टूथपेस्ट, सॉप, हेयर ऑयल, परफ्यूम, इनके अंदर। दूसरी मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स के अंदर आपको याद रखना है कौन सी मेडिसिन किसके लिए, जैसे कोबाल्ट 60 AZT एड्स के लिए, इसके अलावा टैक्सोल, इसके अलावा सिस्प्लेटिन कैंसर के लिए, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफ्लॉक्सिन, ये सारे एंटीबायोटिक होती हैं, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन, है ना, ये सारी की सारी किसके लिए काम में आ रही है? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स हैं, कंपोस्ट है, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं इनके लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा डाइज इंडस्ट्रीज़ में काम में लेते हैं, फाइबर्स, प्लास्टिक मटेरियल्स को बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, डायनेमाइट है, नाइट्रोग्लिसरॉल है। इसके अलावा TNT है, ब्लास्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है TNT।
और ये सारी सारे केस में करते हैं, वॉर टाइम में काम में लेते हैं। बहुत सारे आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ है ना, ये सारी की सारी एब्जॉर्प्शन रेट होती है, उसको पढ़ाने करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये तो था अपना क्या बेसिकली कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कैसे काम में आती है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी तक हमने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा है, वो क्या है, मैटर। मैटर की डेफिनेशन आई है हमारे सामने, और कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आए हैं केमिस्ट्री के, कि अगर कई बार अपने आता है ना बेसिकली कि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ काम में आ रही है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है मेज़रमेंट इन केमिस्ट्री। यहाँ से अपना टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मेज़रमेंट का मतलब ये होता है कि केमिस्ट्री की जितनी ऑलमोस्ट थीसिस होती हैं वो लेबोरेटरी के अंदर अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर जब भी चीज़ें काम में लेते हैं, जब भी केमिकल्स काम में लेते हैं, वो क्या करते हैं, एक डेफिनेट मेज़रमेंट के साथ में काम में ली जाती है कि किसका कितना मेज़रमेंट है। तो मेज़रमेंट करते टाइम डिपेंड करेगा कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस क्वालिटी का है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो उसके अंदर जो भी अपना मेज़रमेंट आएगा वो बहुत अच्छे से आएगा, और अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसके मेज़रमेंट में थोड़ा बहुत डिसऑर्डरनेस आएगा। कहने का मतलब है कि मापतोल जिस टाइम अपन कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, केमिकल्स को जिस टाइम माप रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा किस क्वालिटी का। 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आती है, डिसऑर्डरनेस आता है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एपरेटस पे। तो प्योरिटी इन द मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जनरली इन लेबोरेटरी देर इज एनी डिसऑर्डरनेस मे बी प्रेजेंट इन द मेजरमेंट। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ मेजरमेंट, कि मतलब कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करेगा किस पे, मेजरमेंट पे। मेजरमेंट जितना एक्यूरेट होगा उसके अंदर प्योरिटी उतनी ही अच्छी आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी चीज़ को तोल करके रखा है तो ज़रूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट ने जो रखा है वो 100% सही हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी के बेसिस पे उस पर कुछ ना कुछ फ़र्क आता है, और जो फ़र्क आता है वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन ने ये कहा है कि एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी बताती है प्योरिटी को कि कितना % एक्यूरेट। अपन ये बोलते हैं ना एक्यूरेट कितना, इस तरीके से। तो एक्यूरेसी बताती है प्योरिटी को, और ये प्योरिटी को डिफाइन करने की जो टर्म होती है बुक की लैंग्वेज में, एक्यूरेसी है, प्योरिटी है, इसको डिफाइन करने की जो टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है कि किसी भी मेज़रमेंट के टाइम में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ही ज़्यादा प्योर होगा। यही मतलब हुआ इसका। तो मैंने कहा व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन विद द प्योरिटी देन द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स गिवन इन द डाटा दैट इज नोन सिग्निफिकेंट फिगर, कि जब किसी चीज़ को अपन माप रहे हैं उसमें कितने डाटा हैं जिनका मीनिंगफुल है, जिनका कुछ मतलब निकलता है। तो किसी भी मेजरमेंट के टाइम में जितने मीनिंगफुल डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं उन मीनिंगफुल डिजिट्स को अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट जिसके अंदर कितने डाटा काम में आए हैं, उन डाटा जिनका कुछ मतलब होता है उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, किसी भी डाटा के अंदर, जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि किसी स्टूडेंट का वेट है 11 kg 250 ग्राम, कि 11 किलो 250 ग्राम है, तो इतना तो डेफिनेट है कि उसका वज़न 11 किलो 200 ग्राम डेफिनेट है। इसके बाद में अपने यानी मैंने ये लिख दिया 11.255 लो, 11,255 है ना, 11,255 लिखा है मैंने, तो 11 किलो फिक्स है। आगे वाला 25 भी फिक्स है। लास्ट वाला जो 5 है उसमें ये हो सकता है कि वो 0.005 भी हो सकता है, वो 0.006 भी हो सकता है। जस्ट ऐसे ही देखो, यानी मान लो किसी बच्चे का इतना वेट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे किसी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो इतना हो सकता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में 11.64 की बजाय 65 आ जाए, हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट में 64 की बजाय 65 आ जाए। यानी कि अगर कोई डिफरेंस आएगा तो इस 0.4 के अंदर आएगा, या तो 4 से 5 हो सकता है, या 4 से कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है तो वो लास्ट डिजिट में होता है। इससे पहले के सारे डाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। तो जो कन्फ्यूजिंग डिजिट होती है वो कौन सी होती है, लास्ट होती है। ठीक है, इस डिसऑर्डरनेस को
रिमूव करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े हैं अपन ने, कि रूल्स इसलिए पढ़े हैं कि उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी डाटा के अंदर कितनी तरह के मीनिंगफुल डिजिट प्रेजेंट हैं या नहीं है। उन मीनिंगफुल डिजिट्स को अपन पढ़ने के लिए अपन देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करें ताकि अपन को पता चल जाए कि गिवन डाटा के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या नहीं है। बार बार एक ही वर्ड काम में आता जा रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेज़रमेंट के अंदर मीनिंगफुल डिजिट जो होते हैं, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेज़र किया, इसके अंदर जितने मीनिंगफुल डिजिट आएंगे जिनका कुछ मतलब है, उन मीनिंगफुल डिजिट्स को अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। किसी भी डिजिट के अंदर जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो प्योरिटी उतनी ही अच्छी होती है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के अलग अलग अपने पास रूल्स आएंगे, है ना, अलग अलग रूल्स आएंगे, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि किस डाटा के अंदर कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बार बार आप देखते रहें। और 11th स्टूडेंट, शायद आपकी ये पहली क्लास है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, नोट्स मैंने फेयर और फाइन बनाए। तो हाँ, हो सकता है कि किसी बच्चे को कहीं ना कहीं डाउट आए, तो उस डाउट को मैं बाद में अपन जब भी मिलते हैं उसके बाद में क्लियर करेंगे। और फेयरली आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और वीडियो को जूम करके देखें, पहले नोट्स बनाएं, देन आप इसको एक बार प्रूफ रीडिंग करें, आप लोगों को समझ आएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो कंपैरेटिवली आप इसके साथ पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप या तो कमेंट करके पूछ लें यूट्यूब पे, या फिर अपने किसी भी टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा, जो जो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने क्लियरली रख रही हूँ उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, होप सो वो होते जाएंगे। तो आप इंटरेस्ट के साथ में इस क्लास को देख रहे होंगे। थैंक्स बेटा, एंड हैव ए नाइस डे।